औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज लेक्चर नंबर 10 हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 9 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखे तो उन लेक्चर को सुने और समझें। वो लेक्चर सुनेंगे तो आपको आगे ये वाले लेक्चर समझ आएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के अंदर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको उस क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा। जो भी वीडियो होती है उसको लाइक किया करें, शेयर किया करें और उसको कमेंट ज़रूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे तो ही हम नई वीडियो जो है वो आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है। अगर आप किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं कि वो एक्सप्लेन की जाए तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर वो बता सकते हैं, हम आपको वो टॉपिक समझा देंगे। तो चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन के अंदर हमने सर्विसेज के बारे में पढ़ना है। पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने सर्विसेज की डिटेल्स काफ़ी देखी थी, यानी जावा टू एंटरप्राइज एडिशन के अंदर काफ़ी जो है वो सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं वो हम पीछे देख चुके हैं। आज हम जो सर्विसेज पढ़ेंगे उनके अंदर जो सर्विस टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्विस टेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? एक्सेस टू डेटाबेस, जावा ट्रांजैक्शन एपीआईज, एक्सएमएल प्रोसेसिंग, जावा नेमिंग एंड डायरेक्टरी इंटरफेस। और उसके अलावा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के अंदर हम पढ़ेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल, रिमोट मेथड इनवोकेशन प्रोटोकॉल्स, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट, ग्रुप प्रोटोकॉल्स, मैसेजिंग टेक्नोलॉजीज, डाटा फॉर्मेट्स। ये सारी चीज़ें हम आज के सेशन के अंदर पढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इनकी डिटेल हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देंगे सर्विस टेक्नोलॉजीज के अंदर क्या क्या आती है। जावा टू एंटरप्राइज एडिशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड वैरायटी ऑफ सर्विसेज। ठीक है, जावा एंटरप्राइज जो है ये काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। टेक्नोलॉजी की वजह से सर्विसेज, मैसेजिंग के लिए सर्विस, इससे कंपोनेंट कंटेनर, मुख्तलिफ सर्विसेज हैं जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ी थी, ये प्रोवाइड करता है। उसके अलावा डेटाबेस तक एक्सेस जो है वो भी हम कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं ये मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था। एक्सएमएल प्रोसेसिंग क्या होती है, एक नई चीज़ है, इसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। नेमिंग एंड डायरेक्टरी सर्विस, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन इसकी थोड़ी डिटेल आज के अंदर लेक्चर के अंदर भी पढ़ेंगे। एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सारी सर्विसेज हैं, टेक्नोलॉजी सर्विसेज हैं। ये जावा टू एंटरप्राइज एडिशन प्लेटफॉर्म के अंदर ये वाली सर्विसेज यूज होती हैं। JDBC API, JDBC क्या है? ये डेटाबेस तो एक्सेस करने के लिए जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है जी, प्रोवाइड डेटाबेस इंडिपेंडेंट कनेक्टिविटी। ये एक API है, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है जो डेटाबेस के दरमियान और एक यूज़र के दरमियान कनेक्शन जो है उसको क्रिएट करवाता है बिटवीन जावा टू इंटरप्राइज एडिशन एप्लीकेशन एंड वेरियस डाटा सोर्सेज। डाटा सोर्सेज यानी डेटाबेसेज जहाँ पे हमारा डेटाबेस पड़ा है, और जो एप्लीकेशन जो हम यूज़ कर रहे हैं या जो सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं या जो वेबसाइट हम यूज़ कर रहे हैं उसके दरमियान और डेटाबेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है, जो कनेक्टिविटी होती है, वो किसके थ्रू होती है? JDBC API के थ्रू। तो ये एक सर्विस है। JDBC अलाउ एन एप्लीकेशन, जब भी कोई एप्लीकेशन डाटा सोर्स तक एक्सेस करती है तो वो आपको पता है कि JDBC के जरिए होती है। तो JDBC के एक एप्लीकेशन को क्या क्या फैसिलिटी देती है? सबसे पहले परफॉर्म कनेक्शन एंड ऑथेंटिकेशन टू ए डेटाबेस सर्वर। ठीक है, इस JDBC के जरिए आप किसी भी एप्लीकेशन से डेटाबेस के दरमियान जो कनेक्शन है वो क्रिएट करवा सकते हैं और फिर उसकी ऑथेंटिकेशन भी हो सकती है। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन क्या होता है ये हम लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर आपको समझ नहीं आई ऑथेंटिकेशन की तो ये आप पिछले लेक्चर के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद मैनेज ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन जो हैं इसको भी JDBC मैनेज करता है। ट्रांजैक्शन के बारे में
मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा, पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था, आप वहां से देख सकते हैं। मूव एसक्यूएल स्टेटमेंट टू ए डेटाबेस इंजन फॉर प्री प्रोसेसिंग एंड एग्जीक्यूशन। ठीक है, एग्जीक्यूट स्टेटमेंट जो है, एसक्यूएल स्टेटमेंट उनको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उनकी प्री प्रोसेसिंग हो सकती है। ठीक है, मूव कर सकते हैं एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस के अंदर। उसके बाद एग्जीक्यूटिव स्टोर्ड प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर क्या होता है? ये भी क्यूरीज ही होती हैं, लेकिन ये जब आपको पता होता है कि एप्लीकेशन के अंदर कौन सी क्यूरी जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम चलेगी। ठीक है, तो आप बजाय हर दफ़ा यूज़र जो है वो क्यूरी रन करे, तो आप एक स्टोर प्रोसीजर बना दें, यानी वो क्यूरी रन करवा के सेव करवा दें। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई यूज़र आता है तो वो उसी क्यूरी को एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो आप वो बजाय वो क्यूरी को एग्जीक्यूट करे, वो इस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करेगा। तो इससे थोड़ा रिजल्ट जो है वो जल्दी रिट्रीव हो जाता है। इंस्पेक्ट एंड मॉडिफाई द रिजल्ट फ्रॉम सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टेटमेंट से जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसका मज़ीद फ़िल्टर लगा के उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपने डाटा को सिलेक्शन जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। Java Transaction API and Service. Java Transaction API allow application to access transactions that is independent of specific implementation. Java Transaction जो है, ये पीछे हमने JDBC पढ़ा है, अब ट्रांजैक्शन के बारे में पता है। Java Transaction API जो है ये जो एप्लीकेशन क्या करती है, अलाउ करती है टू एक्सेस ट्रांजैक्शन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन। यानी उनकी कोई खास इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती जो आपका सिस्टम होता है, लेकिन वो उनके साथ कनेक्ट होती हैं, तो उनकी दरमियान में जो ट्रांजैक्शन होती है उसके लिए जावा ट्रांजैक्शन एपीआई यूज होती है। स्पेसिफाई इंटरफेस बिटवीन ट्रांजैक्शन मैनेजर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन सिस्टम। ठीक है, जो दोनों सिस्टम ट्रांजैक्शन मैनेजर और डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन मैनेजर, ठीक है, इनके दरमियान जो कनेक्शन होता है या इंटरेक्शन होती है वो इसके थ्रू होती है जावा ट्रांजैक्शन एपीआई के थ्रू। एप्लीकेशन सर्वर एंड मैनेजर, ये तीनों चीज़ें इनके दरमियान जो आपस में जो कनेक्शन होता है, कोई चीज़ सेंड या रिसीव होती है, वो उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। जावा JTS specify the implementation of a transaction manager that supports JTA। ठीक है, JTS क्या करती है, ये स्पेसिफाई करती है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए ट्रांजैक्शन मैनेजर दैट सपोर्ट्स JTA। ठीक है, JTS मैनेजर प्रोवाइड्स फंक्शन टू सपोर्ट। JTS जो है कौन से फंक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है इसकी सपोर्ट के लिए। एक ट्रांजैक्शन लिमिट, यानी ट्रांजैक्शन की लिमिट क्या होनी चाहिए। ट्रांजैक्शनल रिसोर्स मैनेजमेंट, जो ट्रांजैक्शन के दौरान कौन कौन से रिसोर्स हैं वो एक्सेस कर सकता है, नहीं कर सकता, इसको मैनेज करना है। सिंक्रोनाइजेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो एप्लीकेशन सर्वर और मैनेजर के दरमियान प्रोपोगेट करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जावा नेमिंग एंड डायरेक्टरी इंटरफेस, ये क्या होती है, मैंने आपको पहले भी इसकी एक एग्जांपल दी थी कि जब कोई, जैसे आपको वेबसाइट्स होती हैं, हर वेबसाइट का एक नाम होता है, जैसे google.com, facebook.com, yahoo.com, तो ये सारी एक वेबसाइट, तो हर वेबसाइट का एक यूनिक नेम है। ठीक है, उस नेम के जरिए हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इस नेम के पीछे एक IP एड्रेस होता है हर वेबसाइट का। अगर ये नेम ना होते google.com, facebook.com, yahoo.com, तो हम हर वेबसाइट का वो IP याद करना पड़ना था, तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता। तो इसी तरह जिस तरह वहाँ पे DNS सिस्टम है, डोमेन नेम सिस्टम है, इसी तरह जावा टू एंटरप्राइज एडिशन के अंदर जो एक फैसिलिटी की गई है उसको कहते हैं जावा नेमिंग एंड डायरेक्टरी इंटरफेस। जावा नेमिंग डायरेक्टरी इंटरफेस जो प्रोवाइड नेमिंग एंड डायरेक्टरी फंक्शनलिटी। नेमिंग और डायरेक्टरी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि JNDI API प्रोवाइड मेथड फॉर परफॉर्मिंग स्टैंडर्ड डायरेक्टरी ऑपरेशन। डायरेक्टरी के ऊपर आप कौन से ऑपरेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको इसके जरिए हो सकता है। यानी आप कोई डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं। एसोसिएटिंग एट्रीब्यूट्स विद ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, किस डायरेक्टरी के साथ किस जो है वो कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो ऑब्जेक्ट और आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। सर्चिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स यूजिंग देयर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको हम उनके एट्रीब्यूट्स के जरिए से सर्च कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो हर, मैंने आपको बताया था क्लास होती है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है, तो हमने ऑब्जेक्ट जो है वो सारे अगर नहीं याद रहते तो उनका हम उससे वो, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो हम उस प्रोग्रामिंग
लैंग्वेज के अंदर जो है ना वो उसकी फंक्शनैलिटी के बेस के ऊपर उसका नाम रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है वो हम कोई एट्रीब्यूट जो हम एक ऐसा क्रिएट कर लेते हैं जो हमें याद रहे, हमारी आसानी के लिए याद रहे, या किसी ऐसे बंदे के लिए जो कॉमन नहीं है उसकी आसानी के लिए वो याद रहे। Using JNDI, an application can store and retrieve any type of named Java object। ठीक है, जब आप किसी भी क्लास का जावा इंटरप्राइज बीन का वो आप सेव कर लेते हैं ऑब्जेक्ट, तो उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं JNDI के थ्रू। JNDI इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन। इसकी कोई स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन नहीं है कि इस एप्लीकेशन के अंदर या इस सिस्टम के अंदर इसको इसका इंस्टॉल होना चाहिए या किसी और किस तरह अंदर इसको किसी और तरह इंस्टॉल होना चाहिए। एक्सेस मल्टीपल नेमिंग एंड डायरेक्टरी सर्विस। मल्टीपल नेमिंग और डायरेक्टरी सर्विस जो है वहाँ तक जो है इसका एक्सेस होता है। ये नहीं है कि एक ही डायरेक्टरी जो है वहाँ तक इसके पास इसका एक्सेस होता है। उसके बाद जावा टू एंटरप्राइज एडिशन कनेक्टर आर्किटेक्चर, इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर। जावा कनेक्टर आर्किटेक्चर क्या होते हैं? आर एपीआई फॉर कनेक्टिंग जावा टू एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म टू ईआईएस प्लेटफॉर्म। हमें याद करें, आप फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास ना कोई एक होता है, सबसे पहले क्लाइंट होते हैं, दरमियान में एप्लीकेशन सर्वर होते हैं, उससे आगे डाटा सर्वर होते हैं जिनको इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहते थे। ये इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम और जो आपके क्लाइंट्स हैं या जो आपके एप्लीकेशन सर्वर हैं, इनके जो आपस में कनेक्शन है वो किससे होता है? कनेक्टर आर्किटेक्चर से। Our API for connecting the Java to Enterprise platform to EIS, Enterprise Resource Planning, Mainframe Transaction Processing and DB System। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये करता है। A set of scalable, secure and transactional mechanism, जो भी इसमें कनेक्शन होता है इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम और एप्लीकेशन सर्वर के दरमियान, वो स्केलेबल होता है, सिक्योर होता है और ट्रांजैक्शनल मैकेनिज्म होता है उसका कोई, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन होती है, जो भी सेंडिंग रिसीविंग होती है, उसका एक मैकेनिज्म होता है। द जावा टू एंटरप्राइज एडिशन कनेक्टर आर्किटेक्चर डिफाइंस system contracts between Java to Enterprise Compliance Application Server and Resource Adapter। ठीक है, कनेक्टर आर्किटेक्चर जो है ये एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है, सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन जावा टू एंटरप्राइज कंप्लाइंट एप्लीकेशन सर्वर एंड रिसोर्स अडाप्टर्स। रिसोर्स अडाप्टर और एप्लीकेशन के सर्वर के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी जो इंटरेक्शन है, ठीक है, वो किससे होती है? जावा टू एंटरप्राइज कनेक्टर आर्किटेक्चर से। उसके अलावा कॉमन सेट ऑफ APIs फॉर एन एप्लीकेशन टू कनेक्ट एन एनी EIS यूजिंग द रिसोर्स अडाप्टर। कोई भी एप्लीकेशन सर्वर है वो अगर EIS तक एक्सेस करना चाहता है तो वो स्पेसिफिक रिसोर्स अडाप्टर के थ्रू एक्सेस कर सकता है। स्टैंडर्ड पैकेजिंग एंड डिप्लॉयमेंट फैसिलिटी फॉर रिसोर्स अडाप्टर फॉर डिप्लॉयमेंट। हर जो रिसोर्स अडाप्टर है या एप्लीकेशन और EIS के एप्लीकेशन सर्वर और EIS के दरमियान जो कनेक्शन होता है वो कनेक्टर से होता है, कनेक्टर आर्किटेक्चर। उनके दरमियान रिसोर्स अडाप्टर होते हैं। वो रिसोर्स अडाप्टर जो होते हैं उनकी अपनी एक डिप्लॉयमेंट करने का, यानी उनको इंस्टॉल करने का एक अपना तरीका होता है हर किसी का। ये उसने रोल बताया हुआ है कि रिसोर्स अडाप्टर क्या करता है। ये हमारे पास इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये हमारे पास मुख्तलिफ एप्लीकेशन सर्वर हैं, ये इंटरप्राइज बीन है, ये मैनेजर है, ये वेब कंपोनेंट है, ये सारे जो हैं ये एप्लीकेशन कॉन्ट्रैक्ट है, ये सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट है, ये एप्लीकेशन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये चीज़ें हैं। इसने अगर इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम तक एक्सेस करनी है तो उसके लिए दरमियान में रिसोर्स अडाप्टर का होना ज़रूरी है। ये रिसोर्स अडाप्टर्स के ज़रिए से आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। जावा API फॉर XML प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। XML Java XML processing technology supports the processing of XML documents using DOM, SEC and XSLT। XML प्रोसेसिंग असल में क्या होती है? XML जो है वो ये भी एक मार्कअप लैंग्वेज है, लेकिन इसके अंदर ये HTML से मिलती जुलती है, लेकिन इसके अंदर स्पेसिफिक टैग नहीं होते। HTML के अंदर स्पेसिफिक टैग होते हैं, लेकिन ये इसका XML का ज़्यादा फोकस जो होता है ये डाटा
जो किस तरह शो करवाना है उसका होता है। HTML जो है वो आपके स्टाइल को भी साथ साथ लेके चल रही होती है, इन स्ट्रक्चर को भी लेके चल जाती है। यहाँ XML के अंदर स्ट्रक्चर जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, डाटा इम्पोर्टेंट होता है कि इसके अंदर डाटा किस तरह सेव करवाना है। ये आपको डाटा के बारे में बताती है कि मैं ये इस टैग के अंदर ये वाला डाटा आएगा, इस टैग के अंदर ये वाला डाटा आएगा। ये जावा टेक्नोलॉजी सपोर्ट द प्रोसेसिंग ऑफ डॉम, ये यूजिंग ये जो प्रोसेसिंग एग्जाम्पल प्रोसेसिंग है, ये डॉम भी DOM होती है, SAX होती है, XSLT होती है। DOM के अंदर होता है क्या होता है कि पूरा जो आप पेज लोड करते हैं, जब आप एप्लीकेशन या वेबसाइट चाहते हैं जो पेज सामने आता है वो पूरा लोड होता है, तो उसके अंदर जो सारे का सारा कॉन्टेक्ट होता है, कंटेंट होता है, वो सारा अगर जो चेंज होता है तो वो डॉम के जरिए होता है। SAX होता है, ये इवेंट बेस्ड होता है, यानी आप जब तक किसी पेज के ऊपर, वेब पेज के ऊपर आप क्लिक नहीं करते या टच नहीं करते, उस टाइम तक उसके अंदर आपका कंटेंट चेंज नहीं होता। तो उस अगर वो चेंज होता है तो डाटा पीछे से जो आ रहा होता है, उस टाइप की जो प्रोसेसिंग होती है XML वो SAX हैंडल करता है। XSLT जो है ये कम्बिनेशन होता है इन दोनों का, बाज का ये पेज लोड करके भी शो कर देता है और बाज का जो है इवेंट बेस्ड होता है, यानी जब तक कोई इवेंट ट्रिगर नहीं करता, क्लिक नहीं होता, होवर नहीं करता, जो भी इवेंट लगाया जाता है उसके अकॉर्डिंगली ये रिप्लाई करता है। JXP to parse and transform XML document independent of particular XML processing implementation। ठीक है, JXP जस्ट जो है उसकी पार्सिंग करेगा डाटा की और उसको XML के डॉक्यूमेंट के ऊपर ट्रांसफॉर्म कर देगा। आगे XML जो है वो जाने कि उसने डाटा किस तरह शो करवाना है, उसके अंदर कौन सा डाटा टॉप पे आ रहा है, कौन सा मिडिल में आ रहा है, कौन सा सेंटर में आ रहा है। जावा XML प्रोसेसिंग जस्ट वो डाटा को ले आएगी, आगे उसको शो करवाना जाए वो XML का काम है। Developers have the flexibility to swap between XML processor with no application code languages। ठीक है, डेवलपर जो है उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि टू स्वैप बिटवीन XML प्रोसेसर यूज़ कर लें या कोई और जो विद नो एप्लीकेशन कोड चेंज है, कोड ना चेंज हो रहा हो, यानी XML में ये होता है ना, जस्ट मैं आपको बताया डाटा शो हो रहा होता है, पीछे आप जो है कोड आपको नहीं चेंज करना पड़ता, कोई इस सिस्टम को ईजिली दूसरे सिस्टम के साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है। हाई परफॉर्मेंस और मेमोरी कंजर्वेटिव पार्सर, ठीक है, इनकी जो परफॉर्मेंस होती है डाटा शो करना रिट्रीव करना वो थोड़ा सा फास्ट होता है, मेमोरी कंजर्वेटिव पार्सर होते हैं। ठीक है, उनको बताते रहते हैं कितनी मेमोरी यूज हो रही है, कितनी यूज हो रही है। उसके बाद आगे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन, ये टेक्नोलॉजी जो है कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं किन के दरमियान, क्लाइंट एंड सर्वर के दरमियान, बिटवीन कोलैबोरेटिंग ऑब्जेक्ट्स होस्टेड बाय डिफरेंट सर्वर। अगर डिफरेंट सर्वर हैं वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो किस वजह से हो रहे हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं जो जावा टू एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म के अंदर यूज होती हैं। जावा टू एंटरप्राइज स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्स सपोर्ट फॉर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये टेक्नोलॉजीज हैं वो यूज हो रहे हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, रिमोट मेथड इनोवेशन प्रोटोकॉल यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप प्रोटोकॉल यूज होते हैं, मैसेजिंग टेक्नोलॉजीज, डाटा फॉर्मेट, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन करवाने के अंदर हेल्पफुल होती हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डिफाइन द स्टैंडर्ड बाय विच द डिफरेंट एप्लीकेशन कम्युनिकेट विच ईदर और रिमोट एंटिटीज। कम्युनिकेशन जो डिवाइसेज हैं वो आपस में किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डायग्राम पढ़ी थी। स्टार्ट में क्लाइंट होता है, दरमियान में एप्लीकेशन सर्वर, एंड पे डेटाबेस सर्वर होता है। तो जो क्लाइंट है उसकी एप्लीकेशन सर्वर के साथ जो कनेक्टिविटी जो होती है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के जरिए से होती है। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो हैं वो काफ़ी होते हैं, एक TCP/IP भी होता है, HTTP भी होता है और SSL भी होता है। TCP/IP प्रोवाइड रिलायबल ट्रांसफर ऑफ डाटा, इसके अंदर जो है डाटा ट्रांसफ़र करने में ये हेल्पफुल होता है। नो गारंटी या पैकेट डिलीवरी, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि पैकेट डिलीवर हुआ या नहीं हुआ इसकी कोई गारंटी नहीं होती। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, या पैकेट जो कितनी देर तक रिसीवर तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इस बारे में TCP/IP में इंफॉर्मेशन नहीं देता, लेकिन इसके ऊपर डाटा ट्रांसफ़र ज़रूर हो जाता है। TCP मेक IP के ऊपर ये है, और TCP मेक कनेक्शन एंड रिलायबल ट्रांसफ़र। TCP जो है ये कनेक्शन क्रिएट करता है और ट्रांसफ़र की फैसिलिटी भी देता है, डाटा ट्रांसफ़र की। HTTP फेच हाइपरटेक्स्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम रिमोट होस्ट
इट कंटेन HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। जितनी वेबसाइट्स आपने देखी होंगी इस हिसाब से आपने http://www. आगे डोमेन नेम उसके आगे .com या .org जो भी लिखा होता है। तो वो जो हम जब वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो HTTP के थ्रू हमारी जो रिक्वेस्ट है वो आगे जाती है एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर या होस्ट के ऊपर, वो फिर आगे हमें रिस्पॉन्स देता है उसका। SSL प्रोवाइड्स प्राइवेसी ओवर द SSL भी HTTP की थोड़ी एडवांस फॉर्म है। इसके अंदर क्या है, ये थोड़ा सिक्योर होता है और डाटा जो है उसको आप जो है एवरस्वाप या टेम्पर्ड यानी चेंज नहीं कर सकते। डाटा को आप हिडन तरीके से आप उसको देख भी नहीं सकते। उसके बाद रिमोट मेथड इन्वोकेशन प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? APIs that allows developer to build distributed application। APIs that allow developer to build distributed application, यानी APIs के डेवलपर्स को अलाउ करते हैं वो ऐसे सिस्टम या को आपस में कम्युनिकेट करवा सकें जो एक जगह पे मौजूद नहीं है, कोई किसी जगह फिजिकली एक लोकेशन पे नहीं है, कोई एक सिटी के अंदर है, कोई दूसरे सिटी के अंदर है, कोई एक कंट्री के अंदर है, कोई दूसरे कंट्री के अंदर है। तो उनकी जो आपस में कम्युनिकेशन के लिए रिमोट मेथड इन्वोकेशन यूज होते हैं। इट यूज जावा लैंग्वेज अलॉन्ग विद जावा रिमोट मेथड प्रोटोकॉल टर्न लोकल मेथड इन्वोकेशन इनटू रिमोट मेथड इन्वोकेशन एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है कि आप जो मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसी डिवाइस जो डिस्ट्रीब्यूटेड फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट हुई पड़ी हैं उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो रिमोट मेथड इन्वोकेशन प्रोटोकॉल्स के जरिए होती है। देन ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप प्रोटोकॉल लो जावा टू एंटरप्राइज एडिशन प्लेटफॉर्म ऑब्जेक्ट टू एक्सेस रिमोट ऑब्जेक्ट्स dealt using common object request broker architecture and vice versa। OMG प्लेटफॉर्म अलाउ क्या करता है किसको? जावा प्लेटफॉर्म को एक्सेस करता है, रिमोट ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने में मदद देता है जो किस चीज़ से डेवलप किए गए होते हैं? कोरबा के जरिए से। कोरबा क्या होता है? कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर। ठीक है, इसके जरिए से ये आपस में कम्युनिकेट करवाता है किसको? जावा टू एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको। कोरबा ऑब्जेक्ट्स आर डिफाइंड यूजिंग द इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज। कोरबा के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उसकी हर एक की अपनी जो हर इंटरफेस होता है, जो हर ऑब्जेक्ट होता है उसको एक यूनिक नेम या उसकी एक यूनिक आईडी होती है, उसको वो होती है याद रखनी होती है। Interface of a remote object is defined using IDL and then uses an IDL compiler to generate client and server stubs। इंटरफेस क्या करता है? ऑफ ए रिमोट ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड यूजिंग आइडियल। जो भी इंटरफेस जो होता है वो रिमोट ऑब्जेक्ट के दरमियान जो होता है ऑफ ए रिमोट ऑब्जेक्ट डिफाइंड यूजिंग आइडियल। इंटरफेस क्रिएट होता है रिमोट ऑब्जेक्ट का आइडियल के थ्रू। ठीक है, फिर वो आइडियल किस लिए यूज होता है? देन यूज एन आइडियल कंपाइलर टू जनरेट क्लाइंट एंड सर्वर स्टब। फिर क्लाइंट और सर्वर के दरमियान आपस में कम्युनिकेशन होती है। सबसे पहले एक इनके क्लाइंट और सर्वर ने अगर आपस में कम्युनिकेट करना है तो कम्युनिकेशन के लिए एक आइडियल बनता है यानी इंटरफेस बनता है। इंटरफेस किससे बनता है? आइडियल से। आइडियल जो है वो फिर आगे उनकी कम्युनिकेशन करवाता है। ORB लिटरली that enables Corba object to locate and communicate with another using internet inter ORB protocol। ORB एक लाइब्रेरी है जो enable करती है Corba objects to locate and communicate with another, आपस में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी आपस में कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ पे तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, हर ऑब्जेक्ट का इंटरफेस क्रिएट होता है तो वो क्रिएट होने के बाद आइडियल कंपाइलर जो है वो क्लाइंट और सर्वर्स की कम्युनिकेशन करवाता है। ORB लाइब्रेरी क्या करती है? जो कोरबा के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी आपस में कम्युनिकेशन जो है उसके लिए यूज होता है। देन आगे मैसेजिंग टेक्नोलॉजीज जो हैं वो प्रोवाइड ए वे टू एसिंक्रोनसली सेंड एंड रिसीव मैसेज। जो भी आपका सिस्टम है और डेटाबेस सर्वर हैं, इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उनके दरमियान जो सेंडिंग और रिसीविंग होती है, जो कम्युनिकेशन होती है, जो बातचीत होती है वो होती है सारी इसके जरिए से मैसेजिंग टेक्नोलॉजीज की वजह से। जावा मैसेजेस सर्विस API प्रोवाइड एन इंटरफेस फॉर हैंडलिंग एसिंक्रोनस। जावा मैसेजिंग सर्विस API क्या प्रोवाइड करती है? इंटरफेस फॉर हैंडलिंग एसिंक्रोनस। उनको सिंक्रोनसली हैंडल करने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करती है, यानी रिक्वेस्ट को, रिपोर्ट्स को या कोई भी इवेंट होता है इंटरप्राइज एप्लीकेशन का उसके लिए।
Java Mail API provide an interface for sending and receiving message intended for user. Java Mail API भी यूज होती है मैसेज को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए। JMS provide both client to point and publish subscribe styles of messaging। पॉइंट टू पॉइंट यानी दो लोगों के दरमियान भी कम्युनिकेशन हो सकती है, पब्लिकली भी कम्युनिकेशन। पॉइंट टू पॉइंट मैसेजिंग क्या होती है, जो ये होती है इसको बताते हैं डिटेल से। ए क्लाइंट सेंड ए मैसेज टू द मैसेज क्यू ऑफ द अनदर क्लाइंट। एक जो सेंडर है वो मैसेज सेंड करता है रिसीवर को। ऑफन ए सिंगल क्यू इज मेंटेन्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर। एक क्यू जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर हैंडल कर रहा होता है। क्यू इज ट्रीटेड एज ए स्टैटिक रिसोर्स ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, ये स्टैटिक रिसोर्स होता है क्लाइंट का। इसके अंदर सेंडर की तरफ से जो मैसेजेस आ रहे होते हैं वो पड़े होते हैं। पब्लिश सब्सक्राइब मैसेजिंग क्या होती है, क्लाइंट पब्लिश मैसेजेस टू ए वेल नोन नोड्स कॉल टॉपिक्स। जो क्लाइंट जो है वो मैसेज पब्लिक कर देता है जितने उसके जानने वाले नोड्स होते हैं उन सब की तरफ। टॉपिक्स आर लाइक मैसेज ब्रोकर्स गैदर एंड डिस्ट्रीब्यूट मैसेज। टॉपिक्स जो हैं वो मैसेज को ब्रोक भी करते हैं और गैदर भी करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। ब्रोकर आर इंटरमीडिएटरी एंड इंडिपेंडेंट बिटवीन क्लाइंट्स। ठीक है, ये क्लाइंट्स के दरमियान डिपेंड नहीं करते क्लाइंट के ऊपर। ठीक है, ये ब्रोकर और सेंडर के दरमियान होता है, रिसीवर का इससे कोई लेना देना नहीं होता। Provides a set of abstract classes and interface that comprise an electronic mail system। Provide a set of abstract classes and interfaces that comprise an electronic mail system। मैसेजिंग टेक्नोलॉजी एक मेल सिस्टम की तरह, जिस तरह हम नॉर्मल ईमेल शेयर करते हैं उस तरह की एक फैसिलिटी है ये। सपोर्ट मैनी डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैसेज स्टोर फॉर्मेट एंड ट्रांसपोर्ट। ये मुख्तलिफ इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट करता है, मैसेज किस तरह स्टोर होना चाहिए, मैसेज का फॉर्मेट किस तरह होना चाहिए और उसके कौन से ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल जो है ये जावा मेल के अंदर, इसके अंदर मैसेजिंग टूल के अंदर ये फैसिलिटी होती है। जावा मेल एपीआई कैन बी सब क्लास टू प्रोवाइड न्यू प्रोटोकॉल एंड ऐड फंक्शनलिटी व्हेन नेसेसरी। जावा मेल एपीआई जो है वो उसको हम एक सब क्लास बना सकते हैं, मतलब उसके अंदर हम नई चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। ये IMA P4 POP3 SMTP ये सारे जो है ना ये प्रोटोकॉल हैं। जब भी आपने इंटरनेट के ऊपर कोई मैसेज सेंड करना या जैसे आपने ईमेल सेंड करनी होती है या आपको रिसीव होती है, वो सारे इन तीन प्रोटोकॉल जो है, जो मैसेजिंग प्रोटोकॉल हैं, इनके जरिए से वो सेंड या रिसीव होते हैं। फिर डाटा फॉर्मेट किस तरह का होना चाहिए, डिफाइन द टाइप्स ऑफ डाटा दैट कैन बी एक्सचेंज बिटवीन कंपोनेंट्स। डाटा फॉर्मेट्स जो है वो डिफाइन की जाती हैं जो कि कंपोनेंट के दरमियान एक्सचेंज हो सकें। वो जो HTML का पेज भी हो सकता है, इमेजेस फाइल भी हो सकती हैं, जार फाइल्स भी हो सकती हैं, क्लास फाइल्स भी हो सकती हैं और XML भी हो सकती है। HTML क्या होती है आपको सबको पता है, डिफाइन ए हाइपर डॉक्यूमेंट एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो नेट के ऊपर हम वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं वो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। एनेबल द एम्बेडिंग ऑफ इमेजेस साउंड वीडियो स्ट्रीम। इसके अंदर क्या होता है कि आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, साउंड्स ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं, लाइव वीडियोस चला सकते हैं, फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म जैसे कि उसके अंदर डिफरेंट फील्ड होती हैं। ठीक है, फील्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर्म जो है वेबसाइट के ऊपर कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म होता है, रजिस्ट्रेशन लॉगिन का जो फॉर्म होता है उसके अंदर जब जिस जगह पे आप यूजर नेम पासवर्ड लिखते हैं उनको फील्ड्स कहते हैं। रेफरेंस टू अदर HTML डॉक्यूमेंट, यानी कि एक पेज पे अगर आप आ गए उस पर लिंक होता है उसको क्लिक करके दूसरे पेज पे जा सकते हैं। बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यानी उसके टेक्स्ट से मुख्तलिफ स्टाइल हैं, इटैलिक है, बोल्ड है, टेक्स्ट की हेडिंग कितनी है, स्टाइल क्या है, ये सारी चीज़ें ये HTML के अंदर होती हैं। इमेजेस जो है जावा 25 जो है वो दो तरह के इमेजेस को फॉर्मेट जो है वो सपोर्ट करता है, एक गिफ फॉर्मेट और JPG। गिफ जो है ये वो एनिमेटेड इमेजेस भी होती हैं। प्रोटोकॉल फॉर द ऑनलाइन ट्रांसमिशन एंड इंटरचेंज ऑफ ग्राफिक डाटा। ग्राफिकल डाटा को जो है उसको सेंड और रिसीव करने के लिए गिफ फॉर्मेट भी यूज़ होता है। और उसके अलावा जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी इमेज की एक एक्सटेंशन है। ये स्टैंडर्ड फॉर कंप्रेसिंग ग्रे स्केल और कलर स्केल इमेजेस। उसके बाद जार फाइल्स क्या होती हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फाइल फॉर्मेट दैट परमिट मैनी फाइल टू बी एग्रीगेटेड इन वन। पे एक जार फाइल बड़ी होती है, उसके अंदर काफ़ी सारी फाइल्स होती हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था।
जैसे अब विनरार होता है हमारा, हम कोई भी चीज़ हमने जिप करनी होती है, कंप्रेस करनी होती है, सारी चीज़ें उसके अंदर डाल देते हैं। तो जावा इंटरप्राइज एडिशन के अंदर जो जार फाइल होती हैं, इसके अंदर हम हर चीज़ को कंप्रेस करके इसके अंदर डाला होता है। देन डाटा फॉर्मेट्स जो हैं, डाटा फॉर्मेट्स जो हैं क्लास फाइल्स भी होती हैं। कंपाइल जावा फाइल एज स्पेसिफाइड इन द जावा वर्चुअल मशीन स्पेसिफिकेशन। क्लास फाइल जो है वो कंपाइल जावा फाइल भी हो सकती है, और वही हो सकती है जो हमने जावा वर्चुअल मशीन के अंदर उसको स्पेसिफाई किया था, ये किस तरह होनी चाहिए। हर क्लास जो है जावा उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, उसका अपना एक इंटरफेस होता है। ईच क्लास फाइल कंटेन वन जावा लैंग्वेज टाइप इधर ए क्लास और एन इंटरफेस। एक्सएमएल फाइल्स क्या होती है, मैं पीछे बताया आपको। एक्सएमएल अलाउ यू टू डिफाइन द मार्कअप नीडेड टू आइडेंटिफाई द डाटा एंड टेक्स्ट इन द स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट सच एज एचटीएमएल। इसका ये एचटीएमएल से थोड़ी मिलती जुलती है, लेकिन एचटीएमएल थोड़ी रिस्ट्रिक्ट है, एक्सएमएल रिस्ट्रिक्ट नहीं है। बट अनलाइक एचटीएमएल, एक्सएमएल टैग डिस्क्राइब द डाटा rather than the format for displaying it. But unlike HTML, XML tag describe the data rather than the format for displaying it. क्या कह रहा है कि HTML जो है जिस तरह HTML XML टैग डिस्क्राइब, XML जो वो टैग है उससे डाटा को डिस्क्राइब करते हैं, ना कि HTML की तरह। HTML जो डाटा को डिस्क्राइब भी करती है, उसका फॉर्मेट भी बताती है और डिस्प्ले भी करना होता है उसने। XML जो है उसका काम डिस्प्ले करना नहीं है, उसका काम है जस्ट डाटा को डिस्क्राइब करना। ये भी एक मेन डिफरेंस है। XML और HTML फाइल्स के अंदर डिफरेंस का क्वेश्चन भी हो सकता है कि HTML फाइल जो है वो डाटा का फॉर्मेट और डिस्प्ले पे कम फोकस होता है, और एक्सएमएल के अंदर डाटा डिस्क्रिप्शन के ऊपर फोकस होता है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर पूछें। अगर तो आपको समझ आ गई है फिर भी ज़रूर कमेंट करें और हमें मोटिवेट करें कि आपके लिए नई वीडियो लेके आ सकें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको बार बार कहा जा रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।